हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो जनरली हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब जनरली हम जो बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में वो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या हम कहीं लोकहितवाद या जनहित याचिका, ऐसे बहुत सारे इसको नाम दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि PIL होता क्या है, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम जानेंगे PIL होता क्या है और PIL कौन दायर कर सकता है, ठीक है ना। इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। इसको PIL को हम दायर जब करते हैं तो कोई फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है ना। और PIL कहाँ पर दायर की जाती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, ठीक है ना, अगर हम सिनेमा जगत से PIL को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी मूवी बनी हैं जिसमें PIL के बारे में बहुत अच्छे से एक्सपोज किया गया है, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं जोली LLB का पार्ट फर्स्ट है, जोली LLB का ही पार्ट सेकंड भी आया है। हम देखते हैं कि इतना एक इम्पोर्टेंस इसका रहा है PIL का कि इससे सिनेमा जगत में भी हलचल हुई है, ठीक है ना। उसको भी इसको एक्सपोज करना पड़ा ताकि वह बताने का जो एक प्रयास करता है। अगर हम जोली LLB के पार्ट फर्स्ट पर बात करें या सेकंड पर, तो वो दिखाता है कि सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमारी अपनी एक कह सकते हैं हमारी एक अपनी एक जेनेटिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। और एक हम कह सकते हैं कि एक नागरिक होना, ठीक है ना, भारत का एक नागरिक होना, एक जिम्मेदार नागरिक होना, ठीक है ना। उसके बेस पर एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमारे सिस्टम में जो चल रहा है अगर वो ठीक चल रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, हमारे आसपास कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी बन सकती है, कुछ ऐसे घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे हमारे सामने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। और एक बड़े समूह के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो एक ग्रुप उससे सेटिस्फाई ना हो जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है ना। यह हमें ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी क्रिएट की जा रही हैं, ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है ना, जो उसके लिए ठीक नहीं है। यह हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों को जो है प्रॉपर उसको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना, या उनके अधिकारों में कमी की जा रही है। सोशल अनजस्टिस वाली सिचुएशन बन रही है, या हम कहें सामाजिक अन्याय, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन बन रही है। और हम कह सकते हैं सिस्टम में हम कह सकते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की जब परिस्थितियाँ बनती है तो हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है ना, कि हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम क्या करें, इस तरह का एक प्रयास करें, इस तरह की एक पहल करें और जो भी इस तरह की समस्याएं बन रही हैं उन समस्याओं का निवारण करें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि PIL एक क्या है, यानी कि जनहित को हम जोड़ते हैं, जनहितवाद या याचिका क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया का एक नया दृष्टिकोण है। जनरली हम देखते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना, वो सारा एक सिस्टम हम देखते हैं। वैसे तो हम न्यायिक प्रक्रिया हमारा जुडिशरी से ही ये जुड़ा हुआ पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लेवल पर हम कह सकते हैं। लेकिन PIL का जो एक प्रोसेस है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही PIL का जो काम है वो हो पाता है। लेकिन हम देखते हैं जनहित याचिका, ठीक है ना, का जो मेन एम हो सकता है, हम कह सकते हैं कि लोकहितवाद के किसी भी मुद्दे, ठीक है ना, यानी कि जनता के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुद्दा जो उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, ऐसा मुद्दा इशू कोई भी प्रस्तुत करना जनहितवाद की कैटेगरी में कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन और ये भी है कि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अपना व्यक्तिगत उसमें कोई भी, ठीक है ना, कोई इसमें व्यक्तिगत हित ना हो और राजनीति से जुड़ा हुआ भी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। उसमें स्पेशली जो बात की गई है व्यक्तिगत हित या राजनीति से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। हाँ, बस एक कंडीशन ये है कि सामाजिक और सामूहिक मुद्दा, यानी कि ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होना चाहिए जिसमें उन सभी का एक ग्रुप का भला होता हो। ये तो बात होगी PIL पर, जो हम PIL कहते किसको हैं। लेकिन अब हम देखें आखिर PIL क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, भारत संविधान बना, तो उसके बाद से ही PIL की स्टार्टिंग हो जाती है या कुछ टाइम के बाद होती है।
तो हम देखते हैं सबसे पहले 1980 के लगभग हम कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम में जो चल रहा था, ठीक है ना, हम देखते हैं जो जुडिशरी सिस्टम में हम देखते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स बन रही थी, जनरेट हो रही थी। तो हम ये भी देखते हैं कि फिर PIL को लेकर हम आते हैं, ठीक है ना, PIL पर फिर काम होता है धीरे धीरे, और इसमें एक कंडीशन बनाई गई कि इसमें कोई भी किसी की भी समस्याएं कोई ऐसा व्यक्ति लेकर के आ सकता है जिसको लगता है कि हाँ इसको न्याय की आवश्यकता है, या इसकी और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई निर्धन व्यक्ति हो सकता है, कोई पुअर पर्सन हो सकता है, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था, ठीक है ना, लगता है कि उसको हमें ऐसा जो वाद है या कोई भी याचिका दायर करनी चाहिए, तो कोई इसमें व्यक्ति भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है जिसको लगता है कि हाँ हम इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं जनता की समस्याओं के लिए, समाधान के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, ठीक है ना, या वह हम कह सकते हैं जो उसका साक्षर वाली अवस्था में नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना, या फिर कोर्ट जाने में असमर्थ हो, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हम PIL को दायर कर सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग तो हमने बात की 1980 में इसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि PIL की स्टार्टिंग भारत में ही होती है या भारत के अलावा किसी अन्य देश में भी होती है। तो सबसे पहले हम देखें PIL की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पर होती है। सबसे पहले USA के सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। सबसे पहले USA, अगर हम देखें हमारा जो जुडिशरी जो पूरा ही सिस्टम है वो किससे इंस्पायर है, USA से ही प्रभावित है, ठीक है ना। और फिर हम ये भी देखते हैं भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्टार्टिंग की गई और किस तरह की समस्याओं को लेकर इसकी स्टार्टिंग की जाती है। हम देखते हैं सबसे पहले बिहार के जो भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कैदी जो जेल में लंबे समय से, ठीक है ना, अपनी जो उसमें जेल में थे, ठीक है ना, उनको नज़रबंद करके रखा गया था और वो सज़ा काट रहे थे हम कहें। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, पुलिस आयोग की एक मेंबर रहे जिनका नाम है KF रुस्तम, ठीक है ना। KM रुस्तम ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें जो हेल्प की उन्होंने वह एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी, ठीक है ना। और इसमें हम देखते हैं जैसे आर्टिकल 32 यानी कि हाई कोर्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो आर्टिकल 32 को बेस बनाएंगे, और अगर हम हाई कोर्ट में बात करेंगे तो आर्टिकल 2 to 6 को बेस बनाएंगे। या हम कहें कि अगर हम PIL पर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, PIL हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसमें ही इसको हम दायर कर सकते हैं PIL को। और हम कहें कि सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें यह दायर नहीं की जाएगी। ये भी एक हमें कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, भारत में अगर हम देखें तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्टार्टिंग होती है, और जो विचाराधीन जो कैदी होते हैं जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए PIL की स्टार्टिंग की जाती है। और उसमें जो हम बात कर रहे हैं पुलिस आयोग की एक सदस्य रहे KF रुस्तम जी, और उसमें श्रीमती हिंगोरानी एडवोकेट हैं। तो इन दोनों के ही एक कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये इशू, इस मुद्दे को ले जाया जाता है, उठाया जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि PIL में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया वो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही जो जज रहे PN भगवती और कृष्ण अय्यर, इन सब को PIL की स्टार्टिंग करने का एक क्रेडिट जो जाता है, यानी कि श्रेय जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले किया। अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली स्पष्ट कर दिया है कि PIL, ठीक है ना, PIL को हम मतलब कौन ला सकता है, ठीक है ना, किसकी समस्या हो सकती है, एक पुअर पर्सन की हो सकती है, एक हैंडीकैप की प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल या इकोनॉमिक जस्टिस, इस तरह की समस्याओं को देखते हुए, या जो बैकवर्ड पीपल्स की हम बात कर सकते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना, अगर इनकी इस तरह की कोई भी समस्या है तो हम कह सकते हैं कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की एक अपील, ठीक है ना, या हम कहीं याचिका, ठीक है ना, डाल सकते हैं, दायर कर सकते हैं।
लेकिन इसमें हम देखते हैं जैसे और भी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो कोर्ट जाने में डरते हैं, या असमर्थ है, या और कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है ना, या हैंडीकैप हो सकते हैं, ठीक है ना, या फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वकीलों से कोई इस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, वो चाहे तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उनकी समस्याओं को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। और जनरली ये भी होता है कि इसमें कोई फ़ीस का, ठीक है ना, या कोई एफिडेविट की हम बात करें, कोई शपथ पत्र या फीस भी नहीं ली जाती, ठीक है ना। और इसके एक फीचर्स ये भी है PIL का, ठीक है ना, कोई संस्था या कोई व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें स्पेशली जो हमें फोकस रखना होता है, ध्यान रखना होता है, इसमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को आधार बनाकर हम कोई काम नहीं करेंगे, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे, ठीक है ना। और फिर एक कंडीशन ये भी है कि हम कोर्ट को, ठीक है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर के माध्यम से भी, ठीक है ना, अपनी जो भी जनता की ये समस्याएं हैं जिसको हम PIL बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कोर्ट को। लेकिन हम देखें आगे थोड़ा सा कि इसमें है कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर की हम बात करें, उनके अकॉर्डिंग जो परिभाषित करने की बात की गई है, डिफाइन उन्होंने किया है, ठीक है ना, कि पीड़ित व्यक्ति की जो एक संकुचित धारणा है, ठीक है ना, यानी कि वह उसकी सोचने की जो कैपेसिटी है, जो इफेक्टेड पर्सन है, ठीक है ना, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति अपनी जो समस्याएं होती थी तो वो उसी तक सीमित होती थी, लेकिन PIL के आने के बाद, ठीक है ना, PIL के आने के बाद क्या बेनिफिट हुआ है, जो बीच में जो गैप है पीड़ित व्यक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति, और हम बात करें जो न्याय, जो बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने का, बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने का जो काम किया है वो PIL ने ही किया है। और उसके बाद हम देखें जो PN भगवती जो हम कहें सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जो जज हैं, ठीक है ना, PN भगवती, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसको एक कोऑर्डिनेशन हम बात कर सकते हैं, एक सहयोगात्मक प्रयास इसको माना गया है। और स्पेशली हम कह सकते हैं सोसाइटी के जो वीकर क्लास, जो कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है ना, जो सुविधाओं के बारे में, अपनी जो उनको सुविधाएं मिल सकती हैं और वो नहीं ले पाते, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को संज्ञान में लाना एक PIL, ठीक है ना, एक PIL की कैटेगरी में उसको रखा गया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं आखिरकार जनरली इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। जनता के लिए हम ऐसा कर तो रहे हैं, जनरली PIL कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था दायर कर सकता है, लेकिन उसके फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना, समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ठीक है ना, हम एक कह सकते हैं जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को निभा पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना, अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी, ठीक है ना, और जनता के हितों को एक हम कह सकते हैं सुरक्षा मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को, अपने ड्यूटीज़ को, अपने, ठीक है ना, जो भी एक जिम्मेदार नागरिक की जो एक जिम्मेदारी होती है, हम उसमें एक प्रयास कर सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और इसमें हम देखें फिर एक, इसमें हम देखते हैं एसएम सईद का जो अपना जो वर्क है वो हम देखते हैं PIL से भी जुड़ा हुआ है, और यानी कि PL जैसे हम जनहित याचिका, जनहितवाद भी बोलते हैं, और एक है व्यक्तिगत हित। जनरली हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं जैसे कि जनहित याचिका या जनहितवाद जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, और व्यक्तिगत हितवाद, ठीक है ना, व्यक्तिगत हितवाद, और इसमें क्या है कि व्यक्ति का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम आइए समझते हैं। जनरली हम देखते हैं कि व्यक्तिगत हितवाद में क्या होता है, व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती है, ठीक है ना, और उसकी जो भी लॉस होना है उसको ही होना है। लेकिन जब हम देखते हैं जनहितवाद में क्या होता है, जनहितवाद में व्यक्ति का खुद का मामला नहीं होता, खुद की समस्याएं नहीं होती, लेकिन वो उसके बाद भी, ठीक है ना, इस तरह के मामले उठाए जाते हैं। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जनरली जो व्यक्तिगत हितवाद में ऐसा नहीं होता कि समस्या मेरी है और कोई दूसरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दरवाज़ा खटखटाएगा कि
इसको न्याय दे दो आप। व्यक्तिगत हितवाद में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जिसको प्रॉब्लम है वही व्यक्ति, ठीक है ना, वही व्यक्ति याचिका दायर करेगा और उसी व्यक्ति को पेश होना होता है। लेकिन जैसे हम जनहितवाद में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी के व्यक्ति को अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है और हमें लगता है कि सिस्टम में ये सारा कुछ डिसबैलेंस वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसी कंडीशन में जनहितवाद या जनहित याचिका के माध्यम से काम को करते हैं। और हम ये भी देखते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे हम देखें इसमें, जैसे व्यक्तिगत की जो भी वाद होते हैं या व्यक्तिगत हितवाद जो होते हैं, पर्सनल जो भी हमारे, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें जनरली दोनों में क्या होता है, एक तरफ तो वादी होता है जिसको हम बोलते हैं, एक तरफ से पक्ष होता है और एक तरफ विपक्ष होता है, ठीक है ना। किसी ना किसी, हम देखते हैं किसी ना किसी के अगेंस्ट में हम केस दायर करते हैं। और फिर ये भी होता है कि जो भी इस तरह के एविडेंस होते हैं, जो भी दावे की, जो फाइनली हम देखते हैं न्यायपालिका किसी निर्णय पर पहुंचती है, तो वो साक्ष्य, एविडेंस, सबूतों के आधार पर ही वह ऐसा काम को कर पाती है। लेकिन अगर हम बात करें जनहित याचिका में क्या होता है, अगर न्यायपालिका को भी ऐसा लगता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है ना, तो वह स्वयं भी इस तरह की याचिका पर विचार विमर्श कर सकती है और उस पर फिर सुनवाई भी कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें जो व्यक्तिगत जो विवाद होते हैं, ठीक है ना, पक्ष और विपक्ष दो तरीके से जो काम हम देखते हैं, और फिर उसके आधार पर जो हम देखते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना, उनमें जो भी जजमेंट आता है फाइनली वो एविडेंस के आधार पर ही आता है। अगर एविडेंस नहीं है तो फिर कोई भी जजमेंट नहीं आ पाएगा, कोई भी फाइनली डिसीजन नहीं ले पाते हैं न्यायपालिका। लेकिन जनहित याचिका में हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका, ठीक है ना, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, अगर उसे लगता है, ठीक है ना, कोई ऐसा इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी ऐसी घटना हुई है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में वह उसकी हियरिंग कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे व्यक्तिगत हित से जुड़ा जो भी एक पक्ष होता है, एक पक्ष उसमें जीत जाता है, ठीक है ना, और दूसरा जो पक्ष होता है वो हार जाता है एक न एक को। तो मतलब एक तो उसमें डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस ये होता है एक जीतेगा एक हारेगा, या फाइनली क्या होता है कंप्रोमाइज़ हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं इसका जो स्पेशली जो व्यक्तिगत हितवाद की हम बात कर रहे हैं, इसका एक जो स्पेशली जो वर्क होती यही होता है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उनका समाधान खोजना ही इसका एकमात्र उद्देश्य होता है, यानी कि व्यक्तिगत, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं फिर जनरली पीआईएल का लेकर अपना ही एक दृष्टिकोण अलग होता है। वो जन कल्याण की हम बात कर सकते हैं, पीआईएल यानी कि जनता के हितों से जुड़ा हुआ होता है। और न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका जन कल्याण को लेकर काम तो करती है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत हितों से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हैं और उसी के साथ साथ में जब हम जनहित याचिका से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हैं और दोनों में फिर कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक उनका, ठीक है ना, एक अध्ययन करते हैं, तो हमें फिर थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है कि पीआईएल किस तरह से न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और वह खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं फिर जैसे व्यक्तिगत जो वाद होते हैं, ठीक है ना, उसमें वाद और प्रतिवादी, ठीक है ना, वादी और प्रतिवादी यानी कि एक पक्ष होता है और एक पक्ष की एविडेंस जो भी कलेक्ट होते हैं उसी के आधार पर वह उस चीज़ को देखती है, केस को स्टडी करती है, और सेकंड पक्ष जो होता है फिर उसके भी केस को स्टडी करती है। तो ये सारा एक सिस्टम है जो वो हम देख पाते हैं कि व्यक्तिगत हितों में थोड़ा सा सिस्टम ही अलग हो जाता है। और इसी के साथ में हम देखें फिर ये तो था जो हमने अभी डिस्कस किया, एस.एम. सईद का अपना जो एक उन्होंने जो व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ बात रखी और जनहित याचिका दोनों पर ही बात की। लेकिन अब हम देखें जो हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने हम कहें भारतीय संविधान पर बुक भी लिखी है और हम देखते हैं इनका नाम है डी बसु के नाम से भी हम इनको जानते हैं, दुर्गादास बसु, ठीक है ना। इन्होंने जो पीआईएल है, पीआईएल के जो मेन एम्स क्या हैं, ठीक है ना, स्पेशली क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उस पर बहुत ही विस्तार से उन्होंने बात की है। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह की क्या बातें रखी हैं। पीआईएल पर उन्होंने स्पेशली जो बात की है कि संपूर्ण समाज या किसी भाग
अगर कोई भी हम कह सकते हैं जब हम दायर कर सकते हैं, संपूर्ण समाज हो सकता है या कोई उसका एक भाग जो इफेक्टेड है या कोई उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में ठीक है ना, जनरली हम ये भी कह सकते हैं अगर सरकार कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर पा रही है या कर रही है ठीक है ना, जो जनता के विरुद्ध में हो या जनता को उसको कोई लाभ ना हो पा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि PIL का अपना एक रोल होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जनरली PIL में क्या होता है, PIL में दो ग्रुप के जो मुद्दे होते हैं या दो ग्रुप के बीच में जो भी मुद्दे होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का कोई प्रयास नहीं होता है। PIL हम कह सकते हैं एक तरह का न्याय देता है ठीक है ना, और इसको हम PIL को एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यानी कि संयंत्र भी हम इसको कह सकते हैं। और स्पेशली PIL क्या करता है, एक डिमांड करता है, एक मांग करता है ठीक है ना, और जिसको ज़रूरतमंद हम कह सकते हैं, जिसको न्याय की आवश्यकता है ठीक है ना, जिसको न्याय की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में PIL का एक रोल होता है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं PIL में हम ये भी देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है अगर कोई भी ऐसा स्टार्टिंग में केस तो इस तरह का दायर किया गया है कि लगता है कि यह PIL से जुड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है बाद में पता लगे ठीक है ना। एक उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसे केस भी आ सकते हैं जिनको फ्रॉड हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, जो मतलब एक तरह के आवरण में इस तरह से ढके होते हैं, जो बाद में पता लगता है जब धीरे धीरे परत खुलती है कि रियल में पिक्चर ही कुछ और है ठीक है ना। व्यक्तिगत हित से संबंधित भी हो सकते हैं ठीक है ना। नाम तो PIL का दिया जा रहा है, लेकिन PIL ना होकर के कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो व्यक्तिगत हित से संबंधित होती है ठीक है ना। लेकिन ये देखना किसका काम है, ये देखना न्यायालय का काम है, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आम जनता इस पर अच्छे से समझ नहीं पाती कि है क्या ये सब। लेकिन हम ये भी देखते हैं PIL स्पेशली इसका बेनिफिट किसको हुआ है सबसे ज़्यादा ठीक है ना। जो वीकर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है ठीक है ना, कुछ ऐसे क्लास की हम बात कर सकते हैं जिन्हें जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में सही से पता भी नहीं है। उसमें हम ये भी कह सकते हैं मिडिल क्लास हो सकती है, लोअर क्लास हो सकती है ठीक है ना। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो जुडिशरी है हमारी, जो न्यायपालिका है ठीक है ना, उनको भी इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए ठीक है ना। स्पेशली जो कमज़ोर वर्ग है ठीक है ना, उनके बारे में उन्हें सोचना ज़रूरी है, सोचना ही चाहिए। और इसमें हम देखते हैं फिर नेचर ऑफ PIL, जनहितवाद या जनहित याचिका का स्वरूप है क्या। अब हम देख लेते हैं PIL का जो एक नेचर है वो अनलिमिटेड है, असीमित है, या उसकी एक कोई स्पेशल क्राइटेरिया है, या कुछ लिमिटेशन की हम बात कर सकते हैं कुछ ठीक है ना, कुछ सीमाएं हैं या असीमित है। ये हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हम देखें जो हमारा जो न्यायालय है ठीक है ना, स्पेशली वो क्या करता है, जब हम कोई भी PIL दायर करते हैं ठीक है ना, तो स्पेशली उसको फोकस करना होता है, उस पर अच्छे से उस केस को स्टडी करना होता है कि कहीं वह कैसा केस नहीं है, कहीं वह व्यक्तिगत हितों से जुड़ा हुआ तो नहीं है, व्यक्तिगत हितों से प्रभावित तो नहीं है ठीक है ना। इसको प्रॉपर देखना ठीक है ना, किसकी जिम्मेदारी है, न्यायालय की जिम्मेदारी है ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कभी कभी PIL का जो एक प्रयोग हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं उसके पीछे ठीक है ना। लेकिन इसको कौन देखेगा, न्यायालय ही देखेगा, हमारा कोर्ट ही देखेगा ठीक है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं जो ठीक है ना, उसमें बहुत सारे विलम्ब हो सकते हैं ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं ठीक है ना, ये देखना है न्यायालय को कि कहीं पूरे ही सिस्टम में डिसबैलेंस करने का काम तो नहीं किया जा रहा है ठीक है ना। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखें, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है हम बात करें, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जनरली हम देखते हैं सरकार जो काम करती है वो 3 टायर के रूप में हम कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। विधायिका काम क्या है, कानून को बनाना है
ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव का है कानून को क्रियान्वित करना है, एग्जीक्यूट करना है लॉ को। और जुडिशरी में क्या है, सही गलत पर अपना निर्णय देना, यानी कि तीनों के अलग अलग काम दिए गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि कोर्ट को किस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, किस तरह के मामलों में नहीं करना चाहिए। अगर लगता है न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में वह काम आ रहा है तो उसे उस पर काम करना चाहिए। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ काम कार्यपालिका के हैं, कुछ काम व्यवस्थापिका के हैं, ठीक है ना। तो न्यायालय को, कोर्ट को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक उसको ना लगे कि हाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो ये सब कोर्ट को ये भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखें, जनरली हम देखते हैं बहुत सारी, जैसे आर्टिकल 32 में हम देखते हैं, आर्टिकल 32 में हम 5 तरह की याचिका पर हम बात करें, ठीक है ना। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जब हम कह सकते हैं नियुक्ति को लेकर, ठीक है ना, नियुक्ति को लेकर इस तरह की याचिका हो सकती है, ठीक है ना। उसको कोई सार्वजनिक कोई भी लॉस होने की संभावना हो, कोई भी इस तरह की कोई भी हानि पहुंचने की संभावना हो, तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी पीआईएल का एक इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है। और इसी के साथ में हम देखें, जनरली हम ये भी देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे यानी कि सरकारी जो क्षेत्र होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब का इशू भी हो सकता है, ठीक है ना, या कोई भर्ती की हम बात करें, जो सरकारी जॉब्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट की हम बात कर सकते हैं, कोई विज्ञापन हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम देखें, एक एग्जांपल है हमारे सामने, कृष्णकांत बनाम बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है ना, 1984 का हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक याचिका, ठीक है ना, जो हम देखते हैं। जैसे हमने 5 तरह की याचिका पर बात की, जैसे फर्स्ट है उसमें अधिकार परीक्षा, ठीक है ना, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, इस तरह से हम 5 पर हम बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए अभी एट प्रेजेंट में हम देखते हैं अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं यानी कि अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से, और हम देखते हैं कि अधिकार परीक्षा किस अवस्था में अप्लाई की जा सकती है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं कृष्णकांत बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक एग्जाम्पल है इसमें। तो उसमें हम देखते हैं, इसमें एक याचिकाकर्ता, ठीक है ना, यानी कि एक इफेक्टेड पर्सन ने एक अपील की, याचिका प्रस्तुत की, और उसने अपना जो एक एग्जाम्पल भी दिया, उसने तर्क भी दिया कि मैंने जानबूझकर इस पद के लिए कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की, ठीक है ना। क्यों नहीं की? उसने कहा कि मुझे तो पता था कि मेरे से भी कम योग्य व्यक्ति जो योग्यता मेरे से भी कम है जिनकी, ठीक है ना, और उनका पहले ही डिसाइड हो चुका है कि इनकी नियुक्ति हो पाएगी, यही अपॉइंट हो पाएंगे, इस जॉब पर इनका श्योर है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम देखें फिर बाद में, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, न्यायालय का अपना एक रोल है, ठीक है ना, जो उसको प्ले करना है वो करता भी है, ठीक है ना। तो जब न्यायालय ने इसको प्रॉपर स्टडी किया कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत एक पिटीशन याचिका दायर की गई है, और उसमें जो याचिका आई और जिसने प्रस्तुत की है उसने स्पेशली मेंशन किया है कि मैंने इस तरह का आवेदन जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि मुझे तो पता था कि ऐसा होने वाला है, उसको पहले से पता था, ठीक है ना। फिर बाद में जब न्यायालय ने इस पर अच्छे से स्टडी किया तो उसके बाद उसने कहा कि ये तो तुम्हारी पर्सनल है, व्यक्तिगत समस्या है, ठीक है ना। फिर जनता की समस्या कहाँ हुई, फिर ये पीआईएल के दायरे में कैसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो न्यायालय ने फिर अपना जजमेंट दिया कि इसमें तो तुम्हारा पर्सनल हित है, ठीक है ना। लेकिन पीआईएल में हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, पीआईएल में होता क्या है, पीआईएल में जनता से जुड़ी, यानी कि जिसमें, ठीक है ना, बहुत लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये तो व्यक्तिगत हो गया, ठीक है ना। तो फिर इसको क्या किया गया, ठीक है ना, फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया याचिका को, इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, ठीक है ये। लेकिन इस तरह की याचिकाएं प्रस्तुत की जाती है, कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं डिमांड तो रखी गई थी न्याय मिलेगा, ठीक है ना, और न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हो सकती है, मैगजीन्स हो सकती हैं, ठीक है ना, या कोई न्यूज़पेपर में इस तरह की कोई
जो भी खबरें हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है या बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हो सकती है, और इसमें हम न्यायालय का भी अपना, ठीक है ना, अगर वो खुद ही सेल्फ डिसीजन ले पाए, ठीक है ना, तो वो उस पर विचार विमर्श कर सकता है। पत्रिकाएं भी एग्जाम्पल हो सकती हैं या फिर कोई समाचार पत्र से, तो वह उस पर विचार विमर्श कर सकता है। इस तरह की कोई समस्या है जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो समस्या किसी की है। लेकिन हम ये भी देखते हैं और उसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस तरह की कोई समस्या है, अगर कोई किसी ने जनहित याचिका से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है और वो चाहे कि मैंने याचिका दायर की है और मुझे वापस लेना है, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है अगर न्यायालय को लगता है, अगर न्यायालय ने उसको प्रॉपर याचिका को स्टडी किया है और न्यायालय को ये लगता है कि यह मामला अभी कंटिन्यू प्रोसेस में रखा जाना चाहिए, तो वह कंटिन्यू प्रोसेस में रखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो याचिका करता है, जिसने जनहित याचिका दायर की है, वो वापस लेना चाहता है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करने के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली न्यायालय उस पर काम को करता ही करता है। लेकिन अभी तक हमने जैसे बात की कि जैसे एक एग्जांपल हमने दिया था कि जनहित याचिका का स्वरूप क्या है, ठीक है ना, ये भी हमने डिस्कस किया है कि इसका नेचर किस तरह का है। लेकिन अब हम देखें फाइनली लास्ट में जनहित याचिका की आलोचना भी क्यों होती है, इसकी आलोचना भी हम देखते हैं, आलोचना भी की जाती है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो, ठीक है ना, या सारी अच्छाइयाँ ही हों, ठीक है ना, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है जिसमें सारी अच्छाइयाँ ही हों। तो हम ये भी देखते हैं फिर जनहित याचिका बनाई तो गई थी फ़ायदे के लिए, ठीक है ना, लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे फिर जब बहुत सारे इस तरह के केस आते चले गए, तो फिर इसकी धीरे धीरे आलोचना भी होने लगी, इस कंसेप्ट की, जनहित याचिका की आलोचना भी हम देखते हैं। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि इस तरह की जो जनहित याचिका जो 1980 में स्टार्ट हुई थी, तो धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं 20वीं सेंचुरी में हमने स्टार्ट किया था इसको, और 20वीं सेंचुरी के हम कह सकते हैं 1980 के दशक में हमने इसको स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे 21वीं सेंचुरी तक आते आते हम देखते हैं कि जो इस तरह के केसेस हैं बहुत सारे बढ़ चुके हैं। वैसे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, करोड़ों में केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस तरह से बोझ, एक बर्डन जो बड़ा है, ठीक है ना, धीरे धीरे लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी हम कर पाए हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, बहुत सारे ऐसे केस भी थे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है ना, लेकिन PIL के आने से क्या हुआ, इस तरह के केस को स्टडी किया जाने लगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी किया जाने लगा। लेकिन जब हम आलोचना पर स्पेशली देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिए किए भी गए हैं, जो जनरली हम देखते हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट की हम बात करें, जैसे हमने बात की थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिन पर हम कह सकते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, जो सिर्फ दो ही इन पर काम हो सकता है, लेकिन वो है न्यायपालिका तक उनको लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वह कुछ काम ऐसे होते हैं जो विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर ही किए जा सकते हैं। फिर हमें न्यायपालिका को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है ना। तो इस तरह के केसेस बड़े हैं और हम देखते हैं फिर इन पर जब सुनवाई होती है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और फिर हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, और हम ये भी देख सकते हैं कि जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए था, ठीक है ना, एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना चाहिए था, ठीक है ना, और हम ये भी देखते हैं फिर धीरे धीरे PIL के माध्यम से बहुत सारे करप्शन से जुड़े केस भी दायर किए जाते हैं, ठीक है ना। स्पेशली हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार का जो मेन काम होता है वो होता है जनता का कल्याण करना, ठीक है ना, उनके लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना बन पाएँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार का तो स्पेशली हमेशा ही टारगेट ये होता है कि कोई भी किसी तरह का कोई करप्शन ना हो सिस्टम में, और यदि करप्शन होता भी है तो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर धीरे धीरे हमारे पास जो गवर्नमेंट के 3 जो अलग अलग जो हम बात कर रहे हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स की हम बात करें
या भाग हैं जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना, उन सब की एक जिम्मेदारी भी है कि वह कोऑर्डिनेशन, समन्वय, एक मेलजोल आपस में उनमें बना रहे, और जो उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी क्षेत्राधिकार उनके अंतर्गत आते हैं, विधायिका के जो भी क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है ना, और जो कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार है और न्यायपालिका के जो क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर एक बैलेंस के साथ में कर पाएँ, ताकि एक गुड गवर्नेंस, एक सुशासन स्थापित हो पाए, ठीक है ना। और PIL के हम देखते हैं, PIL के आने से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम कह सकते हैं न्यायपालिका ने भी जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू किया है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है ना, ये हम एक सिस्टम के बेस पर जब हम प्रॉपर उसको देखते हैं तो तब हम डिसाइड कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो हमारा जनहित याचिका, ठीक है ना, जनहित याचिका का जो एक टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे, बहुत सारे ऐसे पहलू पर हमने चर्चा की है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। PIL का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है ना, हम जान पाएँ, और एक सिस्टम को, ठीक है ना, एक बैलेंस रखने का भी हम एक काम कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो दोस्तों, अब इसको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद भी यदि कोई भी आपकी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और उसके बाद भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।